So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. So as you all know students that we are doing this first chapter of 11th class The Living Word और इसका आज मैं पार्ट 9 मतलब जो लास्ट पार्ट है इसका जो टेक्सोनॉमिक एड्स है वो लेने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क है, उसके अलावा जो टेक्सोनॉमिकल कीज है, हाउ दे आर यूजफुल फॉर द टेक्सोनॉमिक स्टडी। और लास्ट में मैं आपको नीट 2019 का एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि पूछा गया था इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाई दीज टेक्सोनॉमिकल एड्स आर रिक्वायर्ड। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हाई वी डू टेक्सोनॉमिक स्टडीज। Why we do this taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms which are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing our bioresources and their diversity। तो इस लाइन में आपको क्लियर मिल गया होगा कि क्यों हम लोग टेक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, टू नो आवर बायोरिसोर्सेज एंड ऑल्सो टू नो देयर डाइवर्सिटी। यानी हम लोगों को बायो रिसोर्सेज का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को किस तरह का कोई बेनिफिट हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि हनी बी है, हनी बी को एडिशनल इनकम सोर्स माना जाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो उसको कल्चर किया जाता है और उस कल्चर मेथड को कहते हैं हम लोग एपीकल्चर। तो जब हनी बी को कल्चर किया जाएगा तो उसका लाइफ साइकिल पता होना चाहिए, उसका जो सोशलाइजेशन होता है उसके अंदर एक क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं, ड्रोन होता है, वो सब पता होना चाहिए। कौन सी हनी बी की वैरायटी ऐसी है जिससे हम लोगों को अच्छा क्वालिटी का पर्टिकुलर हनी मिल सके, क्योंकि हनी का भी फर्दर यूज होता है वैक्स वगैरह बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में। तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट होता है, जिससे कि हम लोगों को फायदा होता है। तो फॉर दैट स्टडी वी नीड टू डू टेक्सोनॉमिक स्टडी। तो टेक्सोनॉमिक स्टडी में हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हम लोग पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और फिर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग को रिक्वायर होती है इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड द फील्ड स्टडी। यानी ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी फील्ड में है या कोई क्रॉप है कोई फील्ड में ग्रो कर रही है, हम लोग उसकी फर्दर स्टडी लेबोरेटरी में नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग उसकी लेबोरेटरी में भी स्टडी करेंगे। हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें किस तरह से जेनेटिक वेरिएशंस हम लोग कर सके ताकि हम लोगों को उससे और फर्दर बेनिफिट हो सके। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन वाली एक अलग से ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसे मैं कह सकती हूँ वो बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग ये जेनेटिक वेरिएशंस करते हैं और इनको और यूजफुल बनाते हैं फॉर द ह्यूमन मैन। नाउ कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन। एक्चुअल स्पेसिमेन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई डमी प्लांट और डमी एनिमल लेके चले गए, जैसे घर में रखे जाते हैं कोई आर्टिफिशियल फ्लावर रख दिया या आर्टिफिशियल कोई टॉय है जो कि एनिमल फॉर्म में है वो रख दिया, उसकी स्टडी नहीं करनी है। हम लोग को एक्चुअल स्पेसिमेन की स्टडी करनी है। कि जैसे हम लोग कॉकरोच की स्टडी कर रहे हैं, तो कॉकरोच को ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं और वो इधर से उधर भाग रहा है, नहीं, उसको भागने नहीं देंगे। हम लोग उसको पहले किल करेंगे, फिर उसको पिन करेंगे। और किल करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने उसको पूरी तरह से दबोच दिया, उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। उसकी फॉर्मेशन, उसका बॉडी स्ट्रक्चर एज इट इज बनाए रखना है और उसको किल करना है। ठीक है, वो बेसिकली सफोकेशन मेथड से होता है, अलग मेथड होता है। तो हम लोग की एक्चुअल स्पेसिमेन रिक्वायर होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, और फिर हम लोग उसकी क्या करते हैं, फर्दर टेक्सोनॉमिक स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि इट इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन जो गैदर्ड होती है दैट ऑल स्टोर्ड अलोंग विद द स्पेसिमेन। जैसे सपोज करो हम लोगों ने कॉकरोच की स्टडी की, तो कॉकरोच में कितनी टांगे हैं, कितने विंग्स हैं, कितने उसमें सेक्शंस होते हैं, कितनी उसमें आंखें हैं, क्या उसका कलर है, क्या किस तरह मतलब नॉक्टर्नल है या फिर डे टाइम पे जाता है, कार्निवोरस है, क्या है, वो सब कुछ सारी स्टडीज जो हम लोग करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने कलेक्ट की है वो उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के साथ में हम लोग रखते हैं ताकि दैट कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर स्टडीज। ठीक है, नाउ जो बायोलॉजिस्ट है who have established a certain procedures and the technique to store and preserve the information as well as the specimen।
तो ये जो बेसिकली टेक्निक्स हैं जिसके के थ्रू हम लोग ये स्टडी करते हैं, टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, ये बेसिकली जो टूल्स हैं, ये सिंपली जो प्रोसीजर्स है, ये सिंपली जो टेक्निक्स हैं, इन्हीं को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो दीज प्रोसीजर्स, टेक्निक्स जो कहीं ना कहीं इन इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखती है पर्टिकुलर फॉर स्पेसिमेन, इनको ही हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। वन बाय वन हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। लेट्स मूव। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास में हर्बेरियम। तो हर्बेरियम बच्चों क्या होता है? हर्बेरियम जो है बेसिकली एक स्टोर हाउस होता है ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, जो कि ड्राई, प्रेस्ड और प्रिजर्व किए जाते हैं एक पर्टिकुलर शीट पे। जैसे मैंने साइड में एक पिक्चर दे रखा है आपको, ये गूगल से लिया हुआ पिक्चर है। इसमें आप देखें तो ये लीव्स हैं, ये कलेक्ट की गई है, इसको यहाँ पे एक साइड में चिपका दिया गया है, प्रेस कर दिया गया है, प्रिजर्व कर दिया गया है, और साइड में इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पीशीज का नाम हो गया, फैमिली का नाम हो गया, इसके बारे में हैबिटेट हो गया, वो सब इंफॉर्मेशन के साइड में प्रोवाइडेड होती है। So this is basically storehouse of the collected plant specimen, which are basically dried, pressed and the preserved on the sheets. और इन शीट्स का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि वेदर इनको फैमिलीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, एंड दैट कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर पर्पस। नाउ हर्बेरियम जो शीट होती है उसमें एक लेबल होता है साइड में, जो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसकी डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसके नेम इंग्लिश या बॉटनिकल या लोकल नेम जो भी हो वहां पे लिखा होता है, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, ऑल द इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन अ पर्टिकुलर लेबल पार्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हर्बेरियम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बॉटनिकल गार्डन। तो ये हमारा हो गया सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड्स। कैसे ये फायदा करेगा हम लोगों को स्टडी करने के लिए, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट स्पीशीज के जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं। और हर्बेरियम और ये बॉटनिकल गार्डन में एक डिफरेंस यही है कि हर्बेरियम में आपको बेसिकली ड्राइड लीव्स मिलती है, वो लिविंग नहीं होती है, वो डेड स्टेट में होती है, जबकि यहाँ पे आपको बिल्कुल लिविंग स्टेट में प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उसकी फर्दर स्टडी होती है। सो दैट इज बेसिकली a collection of the living plants for the reference and these are grown for the identification purpose। और इसमें भी जिस तरह से हर्बेरियम शीट में एक साइड में एक लेबल होता है, उसी तरह से इसमें भी एक लेबल होता है जिसमें उसका बॉटनिकल नेम, उसकी साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली का नेम, वो सब लिखा होता है। ना तो क्वेश्चन एरिया जो है हमारा स्टूडेंट को यहाँ से आता है, कई बार क्वेश्चन बॉटनिकल गार्डन में इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन आता है, चाहे वो नीट हो चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी अब एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं। तो जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है स्टूडेंट, वो है आपका क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन वो है हावड़ा इंडिया में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है आपका लखनऊ में। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि किस तरह से इसको याद रखे। तो आप ये देखें कि जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, आई जिसको मैं बोलूं, आई से स्टार्ट हो रहा है, और आई के आसपास ही आपका क्या आता है, एच, ABCDEFGH आई। तो आई के पास में जस्ट आ गया एच, तो यानी इंडियन बॉटनिकल गार्डन आपका कहाँ हो गया, हावड़ा इंडिया में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेशनल को कैसे याद किया जाए, तो नेशनल एन से स्टार्ट हो रहा है और लखनऊ आपका स्टार्ट हो रहा है एल से, तो LMN, एल और एन पास आते हैं, तो यहाँ भी ये इजीली याद हो जाएगा कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। यहाँ ये पिक्चर मैंने आपको दे रखी है आपके इंडियन बॉटनिकल गार्डन की, जिसका पूरा नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन है आपका एच यानी हावड़ा इंडिया कोलकाता में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं म्यूजियम की। तो म्यूजियम एक छोटा सा सेटअप होता है, जैसे आपकी बायो लैब भी है, वो एक छोटा सा मैं कह सकती हूँ म्यूजियम ही होता है एक तरह से, क्योंकि वहां पे भी आपको कलेक्शन मिलता है, कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व्ड प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज। ठीक है, दैट कैन बी यूज फॉर द फर्दर स्टडी। जैसे क्लास बाय क्लास क्या होता है, वही जो स्पेसिमेन होता है वो दिखाया जाता है, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर इस फाइलम से बिलोंग करता है, ये इस पर्टिकुलर फाइलम से ही क्यों बिलोंग करता है, क्या इसके जनरल फीचर्स हैं कि जो इसको इस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करवाने में हेल्प करते हैं, क्यों इसको हम लोग दूसरे फाइलम में नहीं रखते हैं, क्या इसमें सिमिलैरिटीज है, क्या इसमें डिसिमिलैरिटीज है, वो सारा।
इसके अलावा इसको कहाँ रखा जाता है, इनको बेसिकली एक कंटेनर या जार में रखा जाता है, एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है, जिसको हम लोग फॉर्मेलिन कहते हैं। और फॉर्मेलिन बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड का ही सोल्यूशन होता है। और जो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है, दैट कैन बी आल्सो प्रिजर्व्ड एज ए ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट्स को भी अलग से प्रिजर्व किया जाता है, जो कि एक इंसेक्ट बॉक्स में रखे जाते हैं इंसेक्ट्स को। लार्जर एनिमल्स जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स हो गए, दे आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। इसके अलावा म्यूजियम में बच्चों स्केलेटन भी आपको मिलता है, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, which is also very helpful to the study the different bones and their arrangement। जैसे जनरली आपको मिलेगा ह्यूमन स्केलेटन ही मिलता है, तो ह्यूमन स्केलेटन में आपको स्कल मिलेगा, आपको जो फोर आर्म में जितनी बोन्स होती हैं, आपको रिब्स की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, आपको जो आपके लोअर लिम्ब में यानी जो फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, वो आपको सब देखने को मिलती है, वहां पे आप स्टडी करते हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये म्यूजियम जो होता है ये जनरली सेटअप होता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट such as a school and colleges, so that will also help for the taxonomic studies of different plant and animal species। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क सब बच्चों ने देखा होता है बचपन के अंदर, और कई बच्चे तो बहुत एंजॉय भी करते हैं, वहां जाके बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एनिमल देखना, और कई बच्चों को तो परेशान करना भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जूलॉजिकल पार्क वो हो गए जहाँ पे कि वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, बट ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखे जाएंगे, एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में रखे जाते हैं अंडर द ह्यूमन केयर, which enable us to learn about their food habit and behavior के बारे में पता चलता है। जैसे आपने देखा होगा कई बायोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, वहां पे इस तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ पे एलिफेंट को रखा गया है उस तरह से रखा जाता है ताकि विजिटर्स भी आराम से देख सके ये। और एक बाउंड्री होती है इनके आसपास की, उस बाउंड्री से बाहर ये अलाउ नहीं होते हैं जाना, इस पर्टिकुलर एरिया में ही ये लोग रहते हैं। ठीक है, विजिटर्स भी देख पा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा अपने को नेचुरल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रखते हैं, तो ये होते हैं जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है इससे, इसकी जो हर एक लाइन होती है कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, सो वी विल स्टडी वन बाय वन। So key is another taxonomical aid that is used for the identification of the plant and animal based on the similarities and the dissimilarity। ठीक है, तो इसमें कुछ सिमिलर फीचर्स और डिसिमिलर फीचर्स लिए जाते हैं, उसके बेस पे स्टडी की जाती है। तो दैट इज बेस्ड बेसिकली ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे पेयर में होंगे, या तो यस या नो, तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कपलेट। तो ये क्वेश्चन आता है बेसिकली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कपलेट in taxonomical key? So these are the contrasting characters which are appear in a pair। now अब पेयर में है तो हमारे पास में चॉइसेस हो जाते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन हो गए, यस और नो वाली चॉइसेस हो जाएंगी, तो एक ऑप्शन आपका एक्सेप्ट हो जाता है और दूसरा ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाता है। और जो ईच स्टेटमेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट होता है इसके के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट लीड। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लीड क्या होता है, लीड पे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लीड। एक छोटा सा शॉर्ट नोट हो सकता है या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। लीड हो गया, दूसरा आपका ये कपलेट हो गया, ये भी पूछा जा सकता है। अब मैं अगर सिंपली फॉर्म में आपको बताना चाहूँ तो जैसे हम लोग मेंडल्स के लॉ पढ़ते हैं, तो मेंडल्स के लॉ में हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ प्लांट पढ़ते हैं, कलर ऑफ सीड पढ़ते हैं, शेप ऑफ सीड पढ़ते हैं, कलर ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 7 कैरेक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं। और हर एक कैरेक्टर्स की 2 फॉर्म्स होती है, एक डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव होती है। ठीक है, तो जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या हो गई, कॉन्ट्रास्टिंग हो गई, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपके क्या हो गए, ये कपलेट हो गए। और जो स्टेटमेंट हो गया, जैसे स्टेटमेंट हो गया लेंथ ऑफ प्लांट, तो लेंथ ऑफ प्लांट आपका क्या हो गया, लीड हो गया। और ड्वार्फ और टॉलनेस आपके क्या हो गए, कैरेक्टर्स हो गए जो कि प्रेजेंट है कपलेट में। तो या तो आप टॉलनेस को एक्सेप्ट करोगे या फिर आप ड्वार्फनेस को एक्सेप्ट करोगे, तो एक ऑप्शन आपका एक्सेप्ट होता है और दूसरा ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाता है। सिंपली हम लोग देखते हैं, एक सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है आप लोगों को और समझाने के लिए। जैसे आप देखिए, डज इट हैव फेयर, ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम लोग लीड कहते हैं। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाइए, और अगर है तो देन इट विल बिलोंग टू द मैमेलिया ग्रुप और इट इज रैबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शंस थे, एक हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, एक हम लोगों ने रिजेक्ट किया।
नेक्स्ट हम लोग अगर नो वाला ऑप्शन है तो हम लोगों को कहाँ जाना है, सेकंड वाले स्टेटमेंट पे, डज इट हैव फेदर्स, नो। अगर नहीं है तो आप थर्ड पे जाइए डायरेक्ट, और अगर है तो आप इसको बिलोंग कीजिए कौन से ग्रुप से, एप्स ग्रुप से, यानी बर्ड्स वाले ग्रुप से। तो अगर है तो हम लोग एप्स वाले ग्रुप में रख देंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, अगर नहीं है तो थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास में, थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास में, इस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो ये आपका बिलोंग करेगा फोर्थ वाले से, यानी आपको फोर्थ ऑप्शन पे जाना है। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो ये आपके पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि होता है रेप्टिलिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन हो गए, एक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास में फोर्थ स्टेटमेंट आ रहा है, डज इट हैव गिल्स। अगर नहीं है तो देन इट विल बिलोंग टू द एम्फीबियन ग्रुप, और अगर है तो देन इट विल बिलोंग टू द पाइसेस ग्रुप। तो इस तरह से आपके ये टेक्सोनॉमिक की होती है, विच इज हेल्पफुल फॉर द grouping the different organisms into a particular group or not placing that particular organism into a particular group. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। नाउ फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स विच आर ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। किस तरह से है, इनकी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है, सिर्फ सिंपली डेफिनेशंस आपको याद करनी होती है। जैसे फ्लोरा तो आप लोग पढ़ते ही हैं, फ्लोरा फोना। तो फ्लोरा बिलोंग करता है फ्लावर से, फ्लोरा बिलोंग करता है प्लांट से बेसिकली। So that is basically found in a particular area. The distribution of a plant of a given area. So that will provide the index of the plant species found in a particular area. तो एक particular area में मिलने वाले जो plant species है उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है through this flora. Now manual. Manual क्या हो गया student? Manual which are useful in providing the information for the identification of the name of species found in area. एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली जो स्पीशीज है उसके नेम की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी मैनुअल में। और लास्ट है आपके पास में मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलरली एक टैक्सोन से रिलेटेड। टैक्सोन अब आपको समझ में आ गया होगा, टैक्सोन का मतलब होता है कैटेगरी। कैटेगरी चाहे कोई भी सी भी हो सकती है, चाहे वो स्पीशीज, चाहे जीनस, चाहे फाइलम, चाहे क्लास, चाहे ऑर्डर, चाहे किंगडम, कोई सी भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो प्रेजेंट है आपके इसमें मोनोग्राफ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने हर्बेरियम पढ़ा है, बॉटनिकल गार्डन पढ़ा है, जियोलॉजिकल पार्क पढ़ा है, टेक्सोनॉमिकल की पढ़ी है। उसके अलावा हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि नीट 2019 में पूछा गया था इसी चैप्टर से। कई बच्चे मिस्टेक करके आए थे, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। देखते हैं मिस्टेक कहाँ हुई थी उन लोगों से। Simple question है, that is based on the binomial nomenclature. Select the correctly written scientific name of mango which was first described by the Carolus Linnaeus. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में दो बातें क्लियर कह दी है, एक तो साइंटिफिक नेम है, दूसरा इन्होंने साइंटिस्ट का भी नाम दिया है कैरोलस लीनियस जिसने उसको डिस्क्राइब किया था। तो अधिकतर स्टूडेंट ने, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी रहती है, काम फटाफट करना होता है, ऑप्शंस वगैरह फटाफट सेलेक्ट करने होते हैं, तो उन्होंने फटाफट से मैंजीफेरा इंडिका सेलेक्ट कर लिया। किस बेस पे? जीनस में कैपिटल लेटर होता है फर्स्ट, लिखा है। स्पीशीज में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, वो भी लिखा है। प्रिंटेड है तो इटैलिसाइज्ड है, वो भी सही है। लैटिन नेम है तो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो कई बच्चों ने इसमें ए ऑप्शन टिक कर दिया, बट वो नेगेटिव चला गया। क्यों, देखते हैं। बी ऑप्शन देखे तो बी ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इटैलिसाइज नहीं लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। सी ऑप्शन देखें तो इटैलिसाइज्ड है, लेटर्स कैपिटल, जीनस का, स्पीशीज का स्मॉल हो गया। बट यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ इस जगह पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों को एब्रीविएटेड फॉर्म नहीं दिखती है साइंटिस्ट की, बल्कि अलग कार अलग और लिन अलग हम लोगों को दिखता है। ठीक है, तो एब्रीविएटेड फॉर्म का होना, साइंटिस्ट का नाम अगर लिखा जा रहा है तो उसमें एब्रीविएटेड फॉर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं जिसमें मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है। क्लियर है, इसमें जीनस का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, और साथ ही साइंटिस्ट का जो नाम लिखा हुआ है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें हमारे सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फटाफट देखने के चक्कर में, फटाफट टिक करने के चक्कर में फर्स्ट ऑप्शन किया था उन्होंने गलत किया, उनकी नेगेटिव मार्किंग हुई। जिन्होंने डी ऑप्शन किया, चारों ऑप्शंस पढ़े 1 बाय 1, उनका वो आंसर सही हो गया।
ठीक है, तो ये है मेरा वीडियो अबाउट द टेक्सोनोमिक एड्स. Hope you like this video. If you like this video, hit the thumbs up, share my video. If you have any doubt, comment, then write down in a comment box. Subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.